एवरीवन, तो आज हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन करने वाले हैं जून की मंथ की, एंड दिस इज़ द सेकेंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। इसके बाद हमारा जून वाला कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जुलाई का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट हम लोग सभी टॉपिक्स कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं सोशल इश्यूज़, और इसके बाद जो वीडियोज़ आएगी ना, मतलब एक वीडियो और आएगी, उसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, एथिक्स वगैरह जितने भी हैं उन सबको कवर कर लेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, एंड जल्द ही हम फिर जुलाई का स्टार्ट कर देंगे मैगजीन। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। लेकिन सोशल इश्यूज से पहले हमने एनवायरनमेंट वाली वीडियो अगर आपने देखी है, उसमें हमारे दो ही टॉपिक रह गए थे, छोटे छोटे हैं, इनको फटाफट कवर कर लेते हैं। बट कवर करने से पहले गाइज, आई नीड योर हेल्प। अगर आप में से कोई भी बेस्ट थंबनेल अगर बना सकता है मेरे लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ मेरे को मेल करना आप लोग upsunplugged1@gmail.com पे, और अगर कोई भी बना सकता है तो थंबनेल, ठीक है। बट मैं अभी आपको पे नहीं कर पाऊँगी, पर द मोमेंट आई विल रिसीव माई फर्स्ट पेमेंट मैं पहले आप ही को पे करूँगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड बताना मेरे को अगर आप में से कोई भी थंबनेल बना सकता है तो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये, मैंने इकोनॉमी वाली सीरीज़ में आप लोगों का एक छोटा सा गिव अवे अनाउंस किया था, जिसमें मेरे पास इकोनॉमी रिलेटेड जितने भी मटीरियल्स हैं, नोट्स, बुक्स एंड ऑल जो भी है, वो मैं आप में से किसी को दे दूँगी। तो 2 लोगों के कॉमेंट्स मुझे पसंद आए हैं, बट वो मैं नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगी, जो भी गिव अवे के विनर्स हैं। और अगर आप में से और मतलब उन दोनों के अलावा मतलब आपको चाहिए इकोनॉमी के नोट्स, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो। इस सीरीज़ में टोटल इसको मिला के 11th वीडियो है ये, और इसके बाद एक वीडियो आएगी, वो 12th वीडियो होगी। तो अगर जिसने भी इन 12 वीडियोज़ पे कमेंट कर रखा होगा, लाइक कर रखा होगा, तो फिर मैं उनमें से भी किसी एक को सिलेक्ट करके इकोनॉमी के नोट्स वगैरह दे दूँगी। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आपको चाहिए तो ये सब करना। और कैसी लग रही है ये सीरीज़ बताना मेरे को। सो अब स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। तो पहला टॉपिक है हमारे पास, सलखान फॉसिल पार्क एडेड टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप ध्यान से समझना है इस बात को। आज से लगभग 1.4 बिलियन ईयर्स पहले ना, जब कोई लाइफ नहीं थी, कुछ भी नहीं था इस धरती पे, तो सबसे पहला जो एटमॉस्फेयर में हमें सबसे पहला जो ऑक्सीजन का कुछ सोर्स मिला था ना, वो जो जनरेट हुआ था ना, एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया से हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं हम लोग? साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे। तो सेम ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये हमको देखने को मिला है इस फॉसिल पार्क में, और इसी वजह से इसको हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया है। दैट्स इट। ठीक है, अब आपके लिए ज़रूरी है इस फॉसिल पार्क की लोकेशन जानना, और इसी फॉसिल पार्क को हम लोग सोनभद्रा फॉसिल पार्क भी कहते हैं, क्योंकि ये सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। आई एम सॉरी अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह का नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हो तो। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी। बाकी एक बार आप लोग इसको रीड कर लेना, इसके बारे में किस रेंज में है ये, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। दैट्स इट, इतना ही आएगा इस आर्टिकल से। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे नीचे। वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला था माउंट इटना में, इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। अब माउंट इटना, ये वॉल्केनो, इसके फीचर्स ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये यूपीएससी पूछता है। सिमिलरली इसकी लोकेशन, इन दोनों माउंटेन्स की लोकेशन जो दी हुई है, ये आपको याद करना है, क्योंकि ये प्री में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ें तो बिल्कुल छोड़ने वाली है ही नहीं, इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, जो कि है सोशल इशूज़, जिसमें पहला है हमारे पास कल्चरल एप्रोप्रिएशन। कल्चरल एप्रोप्रिएशन क्या होता है? जब कोई किसी और के कल्चर, उनके ट्रेडिशन से रिलेटेड कुछ भी, उनका क्लोथिंग जो होता है, उनका खाना जो होता है, कुछ भी जो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करता है, उस कल्चर की चीज़ें जो है कोई अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, अपने प्रॉफिट के लिए, बिना उस कल्चर को क्रेडिट दिए। समझ में आया? तो उसको हम लोग कहते हैं कल्चरल एप्रोप्रिएशन। अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है आपको पता होगा। रिसेंटली जो एक इटालियन ब्रांड है पराडा, इन्होंने जो हमारे यहाँ की कोल्हापुरी चप्पल है उसको बेचना शुरू किया था विदाउट हमें क्रेडिट दिए। समझ में आया? इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। अब हुआ क्या, देखो मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ पराडा ही नहीं, इनफैक्ट जो यूएसए का आपका स्टारबक्स है, वो लोग गोल्डन लाटे सेल करते हैं। अब ये गोल्डन लाटे है क्या? अब हमें ये चीज़ पता है, हमारे कल्चर में हमारी दादी नानी, उनकी दादी नानी, सब हर कोई ये चीज़ बताता है कि अगर आपकी बॉडी में थोड़ा पेन है, या फिर आपको सर्दी है, ज़ुकाम है, तो हल्दी वाला दूध पी लो, आप ठीक हो जाओगे। राइट, तो वो हमारे कल्चर में ये चीज़ शुरू से ही चलती आ रही है। उसी हल्दी वाले दूध को वो लोग गोल्डन लाटे बोल के सेल करते हैं। अब इससे होता क्या है, हमें कोई क्रेडिट नहीं दिया, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये गोल्डन लाटे जो है ना, ये इन्हीं की इन्वेंशन है। समझ में आया? इस मतलब जिनको पता नहीं है इंडियन कल्चर के बारे में, वो तो यही समझेंगे ना, अच्छा ये इन्होंने ही डिज़ाइन किया है, उसके बाद जाके ये चीज़ इंडिया में पहुंची है। कभी अगर फ्यूचर में वो लोग इंडिया में भी सेम हल्दी वाला दूध पीते हैं तो। समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम है। सिमिलरली जो आपका इटालियन ब्रांड है गुची, इन्होंने क्या किया, अब आपको पता है
हमारे यहाँ कुर्ताज कितने टाइम से हम लोग पहनते आ रहे हैं, जो इंडियन स्टाइल कुर्ताज होते हैं, इन्होंने सिमिलर वही पैटर्न निकाला और उसको काफ्तान बोल के ये लोग बेचने लग गए। समझ में आ गया। तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, ये अक्सर ऐसा करते हैं कि किसी एक कम्युनिटी की कोई चीज़ है उसको ले लिया, उनको लगता है कुछ इससे कुछ इशू तो होगा नहीं, लीगल कोई नोटिस तो जाएगा नहीं, तो इस वजह से उसको ऐसे पेश करते हैं जैसे उनकी कोई कारीगरी है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंज करके उन्होंने बनाया है। इस चीज़ को कल्चरल एप्रोप्रिएशन कहते हैं। अब कोल्हापुरी चप्पल्स के बारे में समझते हैं। तो कोल्हापुरी चप्पल जो है ना, ये ऐसा माना जाता है कि 12th सेंचुरी से ये चीज़ चलती आ रही है। एक किंग थे, किंग बिज्जल, उनके जो मिनिस्टर थे विश्वगुरु, उनके टाइम से कोल्हापुरी चप्पल जो है ना, ये हैंड क्राफ्टेड बनती जा रही है। ये हैंड क्राफ्टेड लेदर सैंडल्स होती है, लेकिन लेदर यहाँ पे एनिमल लेदर नहीं होता है, बल्कि वेजिटेबल्स का लेदर होता है, वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। समझ में आया। और उनसे इन चप्पल्स को बनाया जाता है। क्लियर है ये चीज़। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, मेड फ्रॉम बैग टैंड वेजिटेबल लेदर यूजिंग ओनली फॉर वेजिटेबल डाइज। तो वेजिटेबल्स डाई, जो वेजिटेबल से निकलने वाला कलर है ना, वो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। अब मेन बात आ जाओ, इन चप्पल्स को ना इंडिया में 2019 से ही जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, मतलब कि वो प्रोडक्ट उस एरिया में, उस एरिया से बिलोंग करता है, ओरिजिनली उसी एरिया से बना है वो प्रोडक्ट। समझ में आया। तो उस चीज़ को जीआई टैग दिया जाता है। अब इस चीज़ को जीआई टैग मिला हुआ है, यानी कि ओरिजिनली इंडिया में ही बना है। ये जीआई टैग महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट्स और कर्नाटका के 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला हुआ है। क्लियर है ये चीज़। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हमारा कुछ कल्चर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आप ले रहे हो, तो उसको एटलीस्ट आप क्रेडिट दो, एक्नॉलेज करो उस चीज़ को। ठीक है। इसके बाद आ जाओ रीज़न बिहाइंड कल्चरल एप्रोप्रिएशन। अब लोग ऐसा कल्चरल एप्रोप्रिएशन क्यों करते हैं? पहला तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा किया जाता है। क्लियर है। उसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप चेंज कर दोगे और बोलोगे ये डिज़ाइन आपने ही बनाया है, ये चीज़ आप ही की इनोवेशन है, इस तरीके से। दूसरा, लैक ऑफ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। अब जैसा मैंने आपको बताया, अब होता क्या है ना, हमारे इंडिया में या ओवरऑल इंटरनेशनली पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब के लिए कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई लॉ है। लेकिन कल्चर की जो चीज़ें होती हैं ना, चाहे म्यूज़िक है, उनका फूड है, उनके कपड़े हैं, वो किसी एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है, लेकिन दूसरा कोई डोमिनेंट कोई कंपनी है जिसने उस चीज़ को चुरा लिया है। ठीक है। तो उस चीज़ को लेके कोई इंटरनेशनली कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई लीगल सिस्टम नहीं है। अब जैसे पराडा ने ये किया, ठीक है, अब मान लो कोल्हापुरी चप्पल की जो वर्कर्स है, महाराष्ट्र के और कर्नाटका के लोग अगर इस पर केस करते हैं कि नहीं हमें जीआई टैग मिला हुआ है ये वो, तो उनको इटली में जाके ये लड़ना पड़ेगा ये केस। समझ में आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोसेस पूरा, तो इसमें कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। फिर आपका इश्यूज विद जीआई टैग। तो जीआई टैग एक तरीके का आइडेंटिटी प्रूफ है जो किसी प्रोडक्ट को उसके असली रीजन से जोड़ता है। जैसे कोल्हापुरी चप्पल है, दार्जिलिंग टी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जीआई टैग सिर्फ एक कंट्री या एक रीजन तक ही वैलिड होता है आपका, मतलब कि जीआई टैग इंडिया में मिला है, तो इंडिया में अगर कोई कंपनी है तो उसको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट ही है कोल्हापुरी चप्पल। और सिमिलर आप इंडियन कोई ब्रांड है वो बेच रहा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, उस पर इजीली केस हो जाएगा, इंडिया में ही केस चलेगा। लेकिन जब बात इंटरनेशनल जीआई सिस्टम की आती है ना, तो इंटरनेशनली कोई ऐसा जीआई सिस्टम जैसा कोई लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है। तो अगर कोई फॉरेन कंट्री में जीआई टैग वाला कोई प्रोडक्ट है जो कॉपी करता है, तो अगर हमें केस लड़ना है तो हमें उस कंट्री में जाके लड़ना पड़ेगा। जैसे कोल्हापुरी चप्पल जो बनाते हैं लोग, उनको इटली में केस लड़ना पड़ेगा, तो उनको पता ही नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा। तो इस वजह से ये लिमिटेशंस है कुछ जीआई टैग के जो हमें देखने को मिलते हैं। फिर है डिजिटल मार्केट लूप होल्स। तो अब जैसे कि आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह वगैरह, तो जो कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है ना, आप देखोगे विद इन फ्यू डेज आई थिंक उस ओरिजिनल प्रोडक्ट की कॉपी बन जाती है, और वो कॉपी आपको इन मार्केट प्लेसेस पे देखने को मिलती है। ठीक है। और ये मार्केट प्लेसेस जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, इन पे भी अगर जैसे मैं केस करूँ कि ये कोल्हापुरी चप्पल जो है मैंने बनाया है, मैं वर्क करूँ, ये मुझे जीआई टैग मिला हुआ है, इसको हटाओ अपने प्लेटफॉर्म से, तो वो प्रॉपर आपसे एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट मांगते हैं कि दिखाओ ये सच है नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है। और अगर वहाँ भी आपका हट गया, तो जो रीसेल मार्केट होती है वहाँ पे आप डिजिटल कॉपीज देख लोगे, डुप्लीकेट्स देख लोगे, डिजाइन देख लोगे, तो हर तरीके का डिजाइन जो है वो डुप्लीकेट वहां पे हो जाता है और बिक जाता है। ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। फिर लैक ऑफ एनफोर्समेंट एंड अवेयरनेस। तो ये वही है, जैसे कोल्हापुरी चप्पल जो है वो महाराष्ट्र के 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज ये बनाते हैं। ठीक है। लेकिन जीआई टैग के अंडर ऑफिशियली सिर्फ 95 लोग ही रजिस्टर्ड है, मतलब मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें जीआई टैग के अंडर अपना नाम रजिस्टर करना चाहिए, वरना उनका प्रोडक्ट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं होगा। समझ में आया। तो ये कुछ रीजंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद एथिकल डायमेंशंस इन्वॉल्व इन कल्चरल एप्रोप्रिएशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें कल्चरल एप्रोप्रिएशन जो है, पहला है वायलेशंस ऑफ कैंटियन एथिक्स, यानी कि आप किसी और
उनके कल्चर का आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो एक तरीके से। मतलब कि लोग क्या कर रहे हैं ना, अपना फ़ायदा उठाने के लिए, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए वो क्या करते हैं, दूसरों के कल्चर की चीज़ें जो है चुराते हैं, ठीक है। जैसे कंपनी है, वो किसी और कल्चर की ड्रेस, फूड या आर्ट जो है उनके बिना कंसेंट के अपना प्रोडक्ट बना देती है उस चीज़ को लेके, और वो असली कम्युनिटीज़ को आप क्रेडिट नहीं देते हो। तो जो फ़ायदा असली कम्युनिटीज़ को पहुंचना चाहिए, जो प्रॉफिट पहुंचना चाहिए, वो आप ले रहे हो। समझ में आया? उनके एथिक्स का आप वायलेशन कर रहे हो। तो ये है। इसके बाद है यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये आप क्या कर रहे हो ना, इसका एक सिंपल सा फंडा है, जो काम ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा हैप्पीनेस लाए वही एथिकल है। लेकिन कल्चरल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में कंपनीज और ब्रांड्स को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का कल्चर जो है वो डिसरिस्पेक्ट होता है, उनकी डिग्निटी गिरती है, उनका लाइवलीहुड जो है खतरे में आता है। मतलब एक छोटे ग्रुप की प्रॉफिट वाली हैप्पीनेस जो है उसके चक्कर में पूरे कम्युनिटी का लॉन्ग टर्म हार्म होता है, और इसी वजह से ये जो है आपका यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। समझ में आ गया? इसके बाद थर्ड है आपका इरोजन ऑफ आर्टिजन लाइवलीहुड। तो अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग ट्रू डेवलपमेंट तब होता है जब लोगों के पास अपने लाइफ में फ्रीडम, डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन कल्चरल एप्रोप्रिएशन में आर्टिसंस जो हैं, लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं, उनका इकोनॉमिक फ्रीडम छन जाता है, उनकी जो मार्केट, जो उनके कस्टमर्स है वो तो आप ले रहे हो, उनकी डिग्निटी हर्ट होती है, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ को आप कॉपी करने लग जाते हो, उनको अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए कम हो जाती है। तो मतलब ये डायरेक्टली उनकी कैपेबिलिटीज़ और रिस्पेक्ट को डैमेज करता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आ जाओ इधर, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से हमारे इंडियन कल्चर पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही देखते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, पहले कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर्स जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार और तबला आज वेस्टर्न पॉप और फ्यूजन म्यूजिक में यूज़ होता है, ठीक है। मतलब हमारा जो म्यूजिक है सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी वो यूज़ हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, राइट। दूसरा है ग्लोबल रिकॉग्निशन। तो हमारी आर्ट फॉर्म जैसे योगा, आयुर्वेद, बॉलीवुड म्यूजिक, क्लासिकल डांस, ये दुनिया भर में पॉपुलर हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि आप मतलब दूसरे भी हमारे कल्चर के बारे में जानते हैं। फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। मतलब कि जो दुनिया भर का जो कल्चर है ना वो एक तरीके का हो जाएगा। कैसे? अब लोग क्या, जो स्पेशली जो यंग जनरेशन हैं, वो नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिससे जो यूथ उसको कंज्यूम कर रहा है, उन सब की मेंटालिटी, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज, उनका कल्चर वो एक ही तरीके का शेप हो रहा है। समझ में आ रहा है? फ्रॉम म्यूजिक टेस्ट, एक तरीके का गाना सुनना हो गया, एक तरीके की चीज़ें एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना हो गया, तो वो एक जैसा ही बनता जा रहा है, ठीक है। दूसरा आपका कल्चरल इरोजन। कल्चरल इरोजन मतलब आजकल इंडियन यूथ जो है वो ज़्यादातर वेस्टर्न क्लोथ्स प्रेफर करते हैं, जीन्स, टी शर्ट, सूट्स वगैरह। ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि साड़ी हो गया, धोती कुर्ता हो गया, उनका यूज़ जो है कम हो रहा है, मोस्टली फेस्टिवल्स या फंक्शंस के दौरान ही आप देखोगे मोस्टली। तो ग्लोबलाइजेशन के प्रेशर में ना हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है, यानी कि ख़त्म हो रहा है। तो बेसिकली कल्चरल एप्रोप्रिएशन, जैसे कि हमें पराडा के केस में देखने को मिला, वो हाईलाइट करता है कि एक स्ट्रॉन्गर, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एक स्ट्रॉन्गर एक कोई लॉ होना चाहिए जो कि आईपी प्रोटेक्शन यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है उस चीज़ को सिक्योर करे, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करे। समझ में आ गया? जिससे क्या हो, जो ये मार्जिनलाइज ग्रुप है, छोटे कल्चर्स हैं, उनकी कल्चर की रिस्पेक्ट हो सके, जो उन आर्टिस्ट की जो मेहनत होती है, जो उनका कल्चरल हेरिटेज होता है, उसको बार बार एक्सप्लॉइट ना किया जाए। समझ में आ गया? तो बस यही था। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास टियर 2 इन्फ्लुएंसर्स रीडिफाइनिंग कल्चरल कैपिटल इन डिजिटल इंडिया। तो कल्चरल कैपिटल क्या होता है? तो कल्चरल कैपिटल आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पियरे बोर्दियो, ये एक फ्रेंच सोशलिस्ट थे, इन्होंने दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या है कल्चरल कैपिटल? ये आपका एक नॉन इकोनॉमिक एसेट है। नॉन इकोनॉमिक एसेट का मतलब होता है जो पैसा नहीं होता, मतलब, ठीक है, इसका मतलब है। लेकिन जो हमें मतलब सोसाइटी में रिस्पेक्ट और मोबिलिटी जो है वो मिलती है, लेकिन वो पैसे से नहीं मिलती है, बल्कि हमारे एजुकेशन, हमारे लैंग्वेज, मैनर्स, नॉलेज, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, द वे वी कैरी आवरसेल्फ। तो ये कह रहा है इनके अकॉर्डिंग कल्चरल कैपिटल आपको समाज में इज्जत दिलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसे हो तब इज्जत होगी, नहीं, बल्कि अगर आपके पास डिसेंट एजुकेशन है, आपको लैंग्वेज मैनर्स हैं, नॉलेज है उस कल्चर के बारे में जहाँ आप रह रहे हो, आप अच्छे से बोलना जानते हो, अच्छे से कैरी करते हो अपने आप को, तो आप सोसाइटी में एक लेवल ऊपर अपने आप हो जाते हो, ठीक है, भले ही आपके पास पैसे हो या पैसे ना हो। ये कल्चरल कैपिटल कहलाता है, ठीक है।
नाउ ट्रेडिशनल कल्चरल कैपिटल इन इंडिया, अब इंडिया में ऐसा माना जाता है ना स्टार्टिंग में, अभी भी बल्कि, तो कल्चरल ट्रेंड्स जो हैं ज़्यादातर जो दिल्ली, मुंबई, ये जो बड़े बड़े शहर है ना, यहाँ से शेप होते हैं। मीडिया, फैशन, एंटरटेनमेंट, इन सब का इन्फ्लुएंस जो है आता है इन मेट्रो सिटीज़ से, ठीक है। मतलब अगर हम मेट्रो सिटी के हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग ज़्यादा कल्चरल कैपिटल है, समझ में आ गया, यानी कि हमारा ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्टेटस है सोसाइटी में एक तरीके से, ठीक है। फिर दूसरा है आपका लैंग्वेज हिरार्की, जिसको इंग्लिश बोलनी आती है ऑटोमेटिकली वो थोड़ा एक लेवल ऊपर हो जाता है, हम उसको ऐसे देखते हैं वाओ इसको इंग्लिश बोलनी आती है, ठीक है। तो ये हमारी सोशल पोजीशन को इम्प्रूव कर देता है। और तीसरा एलीट इंस्टीट्यूशंस, एलीट इंस्टीट्यूशन मतलब जो लोग प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, NSD, दूरदर्शन एंड एलीट यूनिवर्सिटीज़, इनसे जो लोग जुड़े हुए होते हैं हम ऐसे देखते हैं कि मतलब उनका जो एसोसिएशन है ना, उन्हें कल्चरल एज मिल जाता है सोसाइटी में। क्लियर है ये चीज़? तो बेसिकली कल्चरल कैपिटल है कि हमारी एजुकेशन, लैंग्वेज, कल्चरल नॉलेज हमें एक लेवल ऊपर एडवांस बना देता है हमारे सोशल स्टेटस में, सोसाइटी में, भले ही हमारे पास पैसा हो या पैसा ना हो। तो अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो पहले क्या होता था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली, मुंबई, ये जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं, इनमें रहने वाले लोगों को ऐसा समझा जाता था कि ज़्यादातर एजुकेटेड हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, समझ रहे हो। लेकिन अब ना थोड़ा सा सीन चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जो आपके Tier 2 और Tier 3 के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो स्मॉल टाउन्स, रीजनल सिटीज़ से आते हैं, उनका अब डिजिटल इन्फ्लुएंस जो है काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपने कल्चर, अपने स्टाइल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। इनका जो लैंग्वेज है, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं ये लोग, अपनी लैंग्वेज में बना रहे हैं, फिर भी लोग इनको देख रहे हैं, बहुत मिलियंस में फॉलोइंग है। तो बेसिकली जो हमारी कल्चरल कैपिटल की डेफिनेशन थी ना कि सिर्फ Tier 3 सिटीज़ वाले जो दिल्ली, मुंबई वाले लोग ये थोड़ा हाई प्रोफेशनल होते हैं, ये थोड़ा हम लोग उनको अपने से काफ़ी ऊपर देखते थे, समझ रहे हो बात। तो वो चीज़ अब चेंज हो रही है। ये जो Tier 2 और Tier 3 के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी मतलब अब उनको भी एक तरीके से सोशल स्टेटस में हम लोग थोड़ा ऊपर देखते हैं, समझ रहे हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है, राइज ऑफ Tier 2 इन्फ्लुएंसर्स? तो जो आपके जैसे जयपुर, पटना, सूरत, गुवाहाटी, इन जगहों से लोग आ रहे हैं निकल के, इन जगहों से वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ह्यूज सोशल मीडिया फॉलोइंग है, जो उनके रीजनल कल्चर है, लैंग्वेज है, आइडेंटिटी है उनकी, वो उस चीज़ को चेंज नहीं कर रहे। ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं या इंग्लिश में कंटेंट बना रहे हैं या वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से वो अपने आप को नहीं ढाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सोसाइटी में उनका जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। अब ये जो सोशल स्टेटस है ये कैसे इम्प्रूव हो रहा है, कैसे? जो कल्चरल कैपिटल की डेफिनेशन थी कि सिर्फ दिल्ली और मुंबई वाले लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग, यही लोग हैं जो सोसाइटी में थोड़ा ऊपर की तरफ देखे जाएंगे, जो ज़्यादा एजुकेटेड है, जो डिग्री होल्ड करते हैं, उन्हीं लोगों को समाज में इज्जत मिलेगी, थोड़ी ऊपर लेवल पर उसको देखेंगे। ये जो चीज़ है ये चेंज हो रही है। अब वो जो कल्चरल कैपिटल है उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो वो कैसे हुआ है? सबसे पहले आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टेस्ट एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि पहले क्या होता था ना, इंटरनेट जो है काफ़ी लिमिटेड एरिया में ही रहता था, ठीक है। पहले लोग अर्बन स्टाइल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे कि अच्छा देखो दिल्ली में लोग ऐसे रहते हैं, मुंबई में लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन अब जो गाँव के लोग हैं वो सिर्फ देखते थे, इंटरनेट वगैरह पे सुनते थे। लेकिन जब वो ये देखते हैं ना कि उनकी रीजनल लैंग्वेज में कोई कॉन्टेंट क्रिएट कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो, तो ऑब्वियसली अब मुझे जो लैंग्वेज आती है, मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा उस लैंग्वेज की तरफ रहेगा। और मैं देख रही हूँ कि मेरी लैंग्वेज बोल के वो इंसान आगे बढ़ रहा है, जो हमारे कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मैं उसको फॉलो करने लग जाऊंगी। तो पहले जो लोग दिल्ली, मुंबई के लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे, अब वो अपने कल्चर से रिलेटेड उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं ना, मतलब कि उनके इलाके से जो लोग आते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हो। इस वजह से ये जो चीज़ें ऐसी हो रही है। दूसरा है आपका वर्नाक्युलर एज कल्चरल पावर। तो वर्नाक्युलर यानी देखो इंटरनेट पे अब लोग सिर्फ हिंदी या इंग्लिश नहीं बोलते। आज से अगर मैं 5 साल पीछे भी जाऊँ, कोविड से पहले भी जाऊँ, तो ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स इंग्लिश में ही बोलते थे, राइट। और फिर उसके बाद थोड़े बहुत हिंदी में बोलते थे। लेकिन अब जो लोग हैं ना वो रीजनल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, और इसी वजह से जो है इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, इतने ज़्यादा लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रही हैं चीज़ें, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। अब 50% से ज़्यादा जो अर्बन इंटरेस्ट यूज़र है ना वो रीजनल कॉन्टेंट प्रेफर करते हैं, यानी कि जो लोग आपके अर्बन एरिया में भी रहते हैं वो लोग भी रीजनल कॉन्टेंट देखते हैं। और काफ़ी
काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, भोजपुरी, हरियाणवी, मराठी, पंजाबी, इन लैंग्वेजेस के जो सॉन्ग्स होते हैं इनमें देखना मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज़ होते हैं, जितने व्यूज़ आज की डेट में हिंदी सॉन्ग्स में भी नहीं होते, इंग्लिश सॉन्ग्स में भी नहीं होते, ठीक है। तो वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद है रिवाइवल ऑफ फोक एंड लोकल ट्रेडिशंस। तो जैसे टियर 2 क्रिएटर्स ना अपने कंटेंट में फोक म्यूजिक, ट्रेडिशनल क्विजीन, रीजनल रिचुअल्स, इन चीज़ों को शोकेस करते हैं और उसी वजह से हम लोगों को ही पता है अच्छा साउथ में ऐसा खाना मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा खाना मिलता है, यहाँ पे ऐसा मिलता है, तो हम भी नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे, हम भी ये चीज़ ट्राई करेंगे। अब लोग कहीं जाने से पहले रिसर्च करते हैं अपनी, अच्छा हमें यहाँ खाना चाहिए, इस जगह का ये चीज़ फेमस है। तो क्योंकि अब वो लोग इंटरनेट पर डालते हैं वहाँ के लोग, इससे बाकी ऑडियंस भी कनेक्ट करती है, देखती है, तो जिस वजह से ये जो चीज़ें, ये जो कल्चर है ना वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, राजस्थान का मांगनियार म्यूजिक जो है ये प्रमोट हुआ था इंस्टाग्राम पे रील के थ्रू, फिर वो वहाँ से वायरल हो गया। सिमिलरली जो आपके यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि विलेज, तमिलनाडु का एग्जाम्पल दे रखा है कि विलेज कुकिंग चैनल है, गाँव में कैसे खाना बनता है किस तरीके से, उसमें 20 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं, उनके सब्सक्राइबर्स है 20 मिलियन प्लस। तो क्यों है ये? क्योंकि लोगों को वो चीज़ें समझ में आ रही है, लोग वैसा समझते हैं, अच्छा ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, इस वजह से उनका सोशल स्टेटस जो है इंप्रूव हो रहा है जो वहाँ के क्रिएटर्स है। इसके बाद है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एस्पिरेशन। तो पहले ना जब हम लोग बोलते थे ना कि इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल, सक्सेस, तो इसका मतलब होता था लग्जरी, इंग्लिश एक्सेंट हो, फॉरेन ट्रिप्स हो, ब्रांडेड कपड़े पहने, एक सोफिस्टिकेटेड सी इमेज बनी हुई थी सक्सेस की। लेकिन अब टियर 2 इन्फ्लुएंसर्स की वजह से ना इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। जैसे यहाँ पे सौरभ जोशी व्लॉग्स का एग्जाम्पल है, वो अपना सिंपल लाइफ, फैमिली के साथ मोमेंट्स, रिलेटेबल चीज़ें वगैरह शेयर करते हैं और तब जाके उनके इतने मिलियंस ऑफ व्यूज़ जो है आते हैं जिससे वो यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। अब ना यूथ को ऐसा लगता है कि सक्सेस का मतलब ये नहीं है जो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश आनी ही चाहिए, फॉरेन जाना ही है, ब्रांडेड कपड़े पहनने ही है, बल्कि मैं जैसी हूँ अपने रूट से कनेक्टेड मैं वैसे भी रह सकती हूँ। और इसी वजह से अब आप देखोगे लोग जो है अपना आइडल, अपने हीरोज़ जो है वो किसी सेलिब्रिटी को या किसी इसको नहीं चुन रहे हैं, बल्कि अपने लोकल हीरोज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका नेटिव एक्सेंट जानता है, नेटिव कल्चर जानता है। उनको लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो मैं बहुत ही ज़्यादा नीचे हूँ समाज में, नहीं, इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुझे जो लैंग्वेज आती है मैं उसमें कंफर्टेबल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें लोगों को काफ़ी इंस्पायर कर रही हैं। फिर आपका प्लेटफॉर्म फॉर सब ऑल्टर्न वॉइसेस। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल मीडिया के पहले ना मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो थी, जो दलित ट्राइबल लोग, ओबीसीज, उनके पास अपनी आइडेंटिटी और एक्सपीरियंसेस को ओपनली एक्सप्रेस करने का कोई स्पेस नहीं था, ठीक है। सोशल मीडिया ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ वो अपनी स्टोरीज, अपने स्ट्रगल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है खबर लहरिया, ये एक ग्रास रूट रूरल डिजिटल न्यूज़ रूम जो दलित विमेन के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। ये विमेन रिपोर्टर्स ने अपने गांव, अपनी कम्युनिटी के इश्यूज़ को कवर करने के लिए बनाया है, उनकी एक डिजिटल दुनिया है एक तरीके से। तो अब जो ये सब ऑल्टर्न वॉइसेज है ना, जो पहले सप्रेस्ड थे, वो अब मेन स्ट्रीम बन रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियन सोसाइटी, इन सारी चीज़ों का हमारी इंडियन सोसाइटी पे किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। पहला है कल्चरल डेमोक्रेटाइजेशन। तो पहले जो चीज़ें ना नॉन मेन स्ट्रीम थी या ऐसा समझा जाता था कि मतलब गांव वाले कल्चर का है ये, अब वही चीज़ें ना सोशल मीडिया के थ्रू लेजिटिमेट और कूल बन गई हैं। जैसे एग्जांपल भोजपुरी सॉन्ग्स हो गए, हरियाणवी रैप हो गए, गांव के लोगों के फूड व्लॉग्स हो गए, वो एक तरीके का मेन स्ट्रीम और ट्रेंड सेटर बनता जा रहा है, ठीक है। दूसरा है आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो जो पहले क्या होता था ना, जो मोनेटाइजेशन है वो ऐसा समझा जाता था कि सिर्फ बड़े शहरों के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना वही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनको इंग्लिश बोलना आता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो आपके 80% क्रिएटर्स है गांव के, वो शेयर चैट हो गए, मौज हो गए, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है ना उनके थ्रू बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इसके बाद है चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप। तो जो टियर 2 इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ना अब उनका ओपिनियन भी लिया जाता है। काफ़ी सारी ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो उनको फंड करती हैं। समझ में आ रहा है कि आप प्रचार करो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो यूट्यूबर्स का इन्फ्लुएंस अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद ब्रिजिंग द अर्बन रूरल डिवाइड। तो सोशल मीडिया ने अर्बन और रूरल दोनों को ही एक शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा बना दिया है। अब रूरल इंडिया को रिग्रेसिव या बैकवर्ड ये हम लोग नहीं कहते हैं, ये स्टीरियोटाइप ऑफ ब्रेक हो रहा है क्योंकि क्रिएटर्स ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है। इसके साथ साथ हमें कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं और एथिकल कंसर्न्स भी देखने को मिलते हैं इससे। जैसे कि पहला है डिजिटल डिवाइड। तो अब भी गांव में इंटरनेट का एक्सेस नहीं है उतना अच्छा, तो जो क्रिएटर बहुत ही गांव वाले रीजन से आता है उसको बहुत लो क्वालिटी में अपना कंटेंट जो है बनाना पड़ता है।
उसके बाद है एल्गोरिथमिक बायस। तो सोशल मीडिया के जो एल्गोरिथम है वो ज़्यादातर क्लिकबेट, सेंसेशनल या पॉलिश्ड कंटेंट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और इस वजह से जो ब्रांड्स है ना वो अभी भी जो मेट्रो एरियाज़ में जो क्रिएटर्स रहते हैं उनको प्रेफर करते हैं, टियर 2 क्रिएटर्स को थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तीसरा आपका स्टीरियोटाइपिंग एंड टोकनिज्म। तो रूरल कल्चर को ना कभी कभी सिर्फ एग्जॉटिक या क्वर्की ये बना के दिखाया जाता है, जबकि उनकी जो असली ऑथेंटिसिटी है वो मिस हो रही है। ब्रांड्स भी कभी कभी रीजनल आइडेंटिटी को सिर्फ मार्केटिंग गिमिक वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। फिर आपका कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। तो वायरलिटी, ये चीज़ वायरल हो रही है, उसके लिए ना लोग अपनी परंपरा, अपना कस्टम्स उनको थोड़ा मॉडिफाई करके दिखा देते हैं। आपको पता ही होगा आजकल अच्छी चीज़ों से ज़्यादा जो बुरी चीज़ है वो ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाती है, इससे कल्चर डिस्टॉर्ट होता है, असली मीनिंग ख़राब हो जाता है, थोड़ी वल्गर लगने लगती हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद कंक्लूजन तो देखो, ग्लोबलाइजेशन और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना वो इंडिया के टियर 2 टियर 3 क्रिएटर्स को एक वॉइस और अर्निंग सोर्स तो दे रहा है, कोई शक नहीं है। और आई थिंक जेन्युइनली मैं एक चीज़ बताऊँ, आज से ना 2 to 3 ईयर्स डाउन द लाइन ना हर कोई क्रिएटर होगा, हर कोई ना कोई कंटेंट शूट कर रहा होगा, क्योंकि कंटेंट ये जो स्पेस है ना ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप स्टूडेंट हो, आप ब्लॉग कर लो फॉर एग्जाम्पल, तो आप कुछ भी कर लो तो वो एक साइड इनकम की तरह आपके साथ आता रहता है, जनरेट होता रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है, तो ये सही है। लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस का यूज़ करके अपने कल्चर को दिखा के भी काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है अपने फॉलोअर्स वगैरह गेन कर रहे हैं, तो ये है। इसके बाद थर्ड है हमारे पास इम्प्रूवमेंट इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये जो रैंकिंग है ना आपकी, ये रैंकिंग लंदन बेस्ड एक कंपनी है, क्वैकक्वारेली सिमंस। इनका नाम याद रखना कि ये रैंकिंग कौन सी कंपनी देती है, क्वैकक्वारेली सिमंस। तो ये रैंकिंग ये कंपनी देती है। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जितने भी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ है ना उनको रैंक करके एक कंपैरेटिवली एक लिस्ट बनाना, ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट इंटरनेशनली ग्लोबली कहीं भी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है चेक कर सके, किस लेवल पे वो यूनिवर्सिटी है, कितनी अच्छी है, क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब ये जो है ना ये रैंकिंग डिसाइड करने के लिए ना ये 5 कैटेगरीज़ का यूज़ करता है, और उन 5 कैटेगरीज़ में हर यूनिवर्सिटी को ये नंबर देता है एक तरीके से, ठीक है। तो वो 5 कैटेगरीज कौन सी है? रिसर्च एंड डिस्कवरी, एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम्स, ग्लोबल एंगेजमेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस, सस्टेनेबिलिटी। ये आपका प्री का पॉइंटर है, ये चीज़ ध्यान रखना। वो आपसे पूछ सकता है कि कौन से 5 ऐसी कैटेगरीज हैं जो इसमें इस रैंकिंग में इंक्लूड की जाती है, समझ में आया? या फिर कौन सी ऐसी बॉडी है जो इस रैंकिंग को रिलीज़ करती है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। नाउ अब इन 5 जो ये कैटेगरीज थी ना, इनमें भी 10 स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे हर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है की जाती है, ठीक है। जैसे एकेडमिक रेप्यूटेशन हो गया, एम्प्लॉयर रेप्यूटेशन हो गया, इस तरीके की टोटल 10 है। और इस साल एक नया इंडिकेटर ऐड किया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी। समझ में आ गया? तो ये चीज़ ध्यान रखना, बेसिकली ये चेक करने के लिए कि इंटरनेशनली उस यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ग्लोबली क्या एंगेजमेंट है उस यूनिवर्सिटी का एक तरीके से, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे किसी भी यूनिवर्सिटी को जज किया जाता है और फिर उस लिस्ट में उसको रैंक दिया जाता है, ठीक है। और ये न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इंडिया ने इस बार अपनी जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी इम्प्रूव की है इस लिस्ट में, इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। नाउ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मतलब इस रिपोर्ट में हमें क्या क्या की फाइंडिंग्स है जो देखने को मिली है। पहला तो है 5-fold इंक्रीज। तो 2015 में सिर्फ 11 इंडियन यूनिवर्सिटी थी जो QS रैंकिंग में थी, ठीक है। अब 2026 में ये जो नंबर है ना ये 54 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने 5 टाइम्स ज़्यादा जो है ग्रो कर लिया है, और इस वजह से अब इंडिया जो है वर्ल्ड का 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री बन गया है इन रैंकिंग्स में। US, UK और चाइना के बाद अब इंडिया है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसके बाद है लीडिंग न्यू एडिशंस। तो इस साल की जो रैंकिंग है इनमें 8 नए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है ऐड हुए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एडिशन है किसी भी एक कंट्री के हिसाब से, ठीक है। मतलब बाकी के कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया ने सबसे ज़्यादा नई एंट्रीज़ दी हैं इस लिस्ट के अंदर। तो ये एक क्लियर साइन है कि इंडिया की जो एजुकेशनल इकोसिस्टम है वो एक्सपैंड कर रही है, इंप्रूव हो रही है, तो ये अच्छी बात है। तीसरा आपका टॉप टियर परफॉर्मेंस। तो इंडिया की 6 इंस्टीट्यूशंस अब ग्लोबल टॉप 250 में है। पहले हमारी यूनिवर्सिटी मोस्टली 500 से लेकर 1000 के बीच ही रहती थी, लेकिन अब ये टॉप 250 में आ गई है। तो ये एक क्वालिटी सिंबल है कि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। फिर एक और पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिटी। अब ये जो पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग है। यूजुअली क्या होता है हमारे, अगर मैं आपको पूछूँ इंडिया के टॉप कॉलेजेस कौन से होंगे, तो आपने IIT, IIM इनका नाम सुना होगा। तो ये इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि ये सिर्फ IITs कोई नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को भी अपने लिस्ट में शामिल करता है, जैसे कि सेंट्रल
यूनिवर्सिटीज़ हो गई, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हो गए, इनको भी मौका मिलता है। तो मतलब इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम का हर सेगमेंट जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है इस रैंकिंग में, ठीक है। फिर आपका आईआईटी डोमिनेंस, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, तो क्यूएस 2026 में आईआईटी का डोमिनेंस जो है हमें देखने को मिला। टोटल आपके 12 आईआईटीज़ हैं जो इसमें फीचर हुए हैं। आईआईटी दिल्ली ने सबसे हाई रैंक अचीव किया है, 123 ग्लोबली, तो ये बहुत अच्छी बात है एक तरीके से इंडिया के लिए, ठीक है। नाउ व्हाई इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैव इंप्रूव्ड, अब ये आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों रैंकिंग जो है इंडियन यूनिवर्सिटी की वो इंप्रूव हो रही है। तो पहला, एकेडमिक रेप्यूटेशन सीइंग स्लो बट स्टेडी डेवलपमेंट, यानी कि हम लोग धीरे धीरे भले ही ग्रो कर रहे हैं लेकिन स्टेडी ग्रो है, हम लोग रुके नहीं है कहीं पे, इंप्रूवमेंट धीरे धीरे हो रही है लेकिन लगातार कंसिस्टेंटली हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपका गुड परफॉर्मेंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया जो है इंडिया का वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बनता जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो स्टेम है हमारे पास, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन फील्ड्स में हम लोग थोड़े आगे जा रहे हैं, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वेरियस यूनिवर्सिटीज़ का, जिसमें जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा लाई गई काफ़ी सारी स्कीम्स है जो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। फिर आपका इनहैंस एम्प्लॉयबिलिटी, तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम हो गई, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम हो गई, तो ऐसे कई सारे स्कीम्स हैं जो कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन देते हैं बल्कि उनके साथ साथ उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंश्योर करते हैं, ठीक है। फिर आपका इंडियाज़ हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस, यानी कि क्यूएस के नए फ्रेमवर्क में सस्टेनेबिलिटी और सोसाइटल इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नॉलेज एक्सचेंज और एनवायरमेंटल रिसर्च में टॉप परफॉर्मेंस दे रही हैं। क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके इश्यूज पे हमारी जो रिसर्च है ना वो ग्लोबली एक्नॉलेज किया जा रहा है उन चीज़ों को, ठीक है। फिर है पॉलिसी रिफॉर्म, आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक कंप्लीट गेम चेंजर है। ये प्रमोट करता है हाई क्वालिटी को, इक्विटेबल, इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक तरीके से क्यों इंडिया की यूनिवर्सिटी इतनी अच्छे से ग्रो कर रही है इनमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद अदर मैकेनिज्म फॉर हायर इंस्टीट्यूशन रैंकिंग्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सिर्फ आपका क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग या फिर ऐसे जो टाइम्स हायर एजुकेशन, ये जो जैसे इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम्स है ना, यही नहीं बल्कि अपने खुद के डोमेस्टिक मैकेनिज्म भी हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है आपका द नेशनल इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, और दूसरा है आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इसकी अगर बात की जाए, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। इसको कंडक्ट कौन करता है, तो इसको कंडक्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस चीज को कौन रिलीज करता है, तो आपको इस डिपार्टमेंट का नाम पता होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी प्रोवाइड करना जिसमें कंट्री के सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे IIT, IIM या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनको रैंक किया जा सके, ठीक है। अब ये किन पैरामीटर्स पर रैंक करता है, तो जैसे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविलिटी एंड परसेप्शन। समझ में आ गया, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना, ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट और इंडिजीनियस रैंकिंग सिस्टम है इंडिया में, ठीक है। दूसरा है आपका ये AISHE, अब इसको 2010-11 के बीच इसको लॉन्च किया गया था। इसको कंडक्ट कौन सा डिपार्टमेंट करता है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया के हायर एजुकेशन का एक कंप्लीट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस बनाया जा सके, ठीक है। अब ये कौन से पैरामीटर्स को कवर करता है, तो टीचर्स, स्टूडेंट एनरोलमेंट प्रोग्राम्स, एग्जामिनेशन रिजल्ट हो गया, एजुकेशन फाइनेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनको ये कवर करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मैक्रो लेवल का डेटा जो है कलेक्ट करता है जो पॉलिसी मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन, फ्यूचर प्लानिंग वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ नीचे आ जाओ, चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेन्स इन हायर एजुकेशन। अब ऐसे क्या चैलेंजेस है जो हमें आज भी देखने को मिलते हैं हायर एजुकेशन में। पहले आपका लो एक्रीडिएशन रेट। एक्रीडिएशन क्या होता है, एक्रीडिएशन एक सर्टिफिकेट होता है जो किसी भी यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। दो मेन बॉडीज है जो देती है, एक है NAAC और एक है NBA, ठीक है। अब ये जो दोनों बॉडीज है ना, ये एक्रीडिएशन सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट जो है इसका मतलब ये होता है कि इस यूनिवर्सिटी का जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड्स है, एजुकेशन है, टीचिंग, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ वगैरह, वो सारे के सारे जो एक स्टैंडर्ड सेट है उसको मैच करता है। समझ में आ गया, तो ये लेना चाहिए हर एक कॉलेज को, लेकिन क्योंकि ये कॉस्टली होता है, कॉस्टली के साथ साथ ना ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इस वजह से जो ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सर्टिफिकेट नहीं लेती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स या कोई चेक ही नहीं करता है इन सर्टिफिकेट्स को, इस चक्कर में ये लेते नहीं है। तो ये जो NAAC है इसका मतलब है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, और ये जो NBA है ये है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। समझ में आ गया, तो ये लेना ज़रूरी होता है, हर कॉलेज को लेना चाहिए, बट वो लोग लेते नहीं है।
दूसरा आपका बिलो टारगेट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो करंट जो हमारा ये GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2021-2022 में वो 28.4% है। मतलब 100 स्टूडेंट में सिर्फ 20 से लेकर 29 ही हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं। ये बहुत ही गलत रेट है जो कि इम्प्रूव होना चाहिए। इसके बाद है इनसफिशिएंट रिसर्च फंडिंग। तो रिसर्च करने के लिए जो हमारा एक्सपेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। हमारे GDP का कुछ अराउंड 0.7% है, जो कि है, इतना ही फंड अवेलेबल है, जो इसी वजह से रिसर्च वर्क हम उतने टॉप नॉच तरीके से नहीं कर पाते हैं। फिर है गैप इन एंटरप्रेन्योरियल एंड इनोवेशन स्किल्स। तो जो आपके एंटरप्रेन्योरियल और ये इनोवेशन स्किल्स होते हैं उनके बीच थोड़ा डिस्कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। यूनिवर्सिटी सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज आपको दे देती है, लेकिन जैसे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको इंडस्ट्री प्रैक्टिस, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशंस जो होता है, टीम वर्क, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, ये सारी चीज़ें जो है नहीं दे पाता है, नहीं प्रोवाइड कर पाता है कोई भी एक यूनिवर्सिटी। तो ये एक गैप है। दूसरा है आउटडेटेड करिकुलम। तो कई यूनिवर्सिटीज़ का करिकुलम जो है वो सालों से अपडेट ही नहीं हुआ है। ठीक है, AI आ गया है आज की डेट में, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ये जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है ना उन पर फोकस उनका बहुत ज़्यादा कम है। हैंड्स ऑन एप्लीकेशंस और इंटर्नशिप्स भी वहाँ पे लिमिटेड ही है। समझ में आ गया? इसके बाद फ्रेगमेंटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हायर एजुकेशन का रेगुलेशन अभी भी मल्टीपल बॉडीज़ है जो रेगुलेट करती है। UGC है, NAAC है, AICTE है। तो ये जो सारी मतलब कोई एक बॉडी नहीं है जो इनके ऊपर लुक आफ्टर करे, क्योंकि अब ये फ्रेगमेंट्स में बटा हुआ है। कोई एक सिंगल पॉलिसी या एक सिंगल लॉ नहीं है, इस वजह से उतने अच्छे से मैनेज नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद वे फॉरवर्ड फॉर इम्प्रूविंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमने चैलेंजेस लिखा है तो हमें सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन। तो यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज के बीच का जो गैप है ना वो अभी भी काफ़ी बड़ा है। इस ब्रिज को फिल करने के लिए हमें पार्टनरशिप प्रोग्राम्स इनिशिएट करने चाहिए। समझ में आ गया? तो यही है, ये एक बार रीड कर लेना। फिर है आपका नीड बेस्ड एजुकेशन। तो जो आजकल की नीड है, जैसे कि आपको पता है AI है या फिर मशीन लर्निंग है, या फिर हर स्टेट की एजुकेशन जो है नीड्स जो है वो अलग होती हैं। जैसे एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश ने जनवरी 2025 में इंडिया का पहला स्किल सेंसस कंडक्ट किया। इससे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि स्टूडेंट में कौन से टेक्निकल और वोकेशनल गैप्स है और अकॉर्डिंगली टारगेटेड स्टूडेंट्स को वो एजुकेशन जो है प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसा करना चाहिए हमें। उसके बाद है डाइवर्सिफाइड एकेडमिक ब्रांड। तो होता क्या है ना, इंडिया अभी तक मेनली स्टेम यानी कि साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ्स इनके लिए जाना जाता है। लेकिन अगर आप ग्लोबल टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ कम्पीट कर रहा है आपको, तो हमें इंटरडिसिप्लिनरी और डाइवर्स डिग्रीज इंट्रोड्यूस करनी होगी। स्टेम के साथ साथ सोशल साइंस, आर्ट्स वगैरह इन सारी चीज़ों को मर्ज करना होगा। ठीक है, फिर है रेगुलेटरी कंसोलिडेशन। तो अभी हमारे पास मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया, UGC, AICTE, NAAC, स्टेट काउंसिल्स। तो ये फ्रेगमेंट्स में बटा हुआ है। इसको हमें एक बॉडी कंडक्ट करने की ज़रूरत है जिसका काम होगा सिंगल बॉडी बनाओ आप कि हायर एजुकेशन पे लुक आफ्टर करना। ठीक है, इसके बाद है फैकल्टी ऑटोनॉमी। फैकल्टी को ज़्यादा फ्रीडम देनी होगी करिकुलम डिज़ाइन करना। टीचिंग मेथड्स के लिए आप डिफरेंट मेथड्स जो है अडॉप्ट कर सकते हो। इस चीज़ में हमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी। फिर है एनहांस्ड फंडिंग हमें बढ़ानी होगी अपनी। जो हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 28.4% है, उससे हमें 50% तक लाना है। NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसका टारगेट है ये। तो जब हम फंडिंग देंगे तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा आपका वे फॉरवर्ड। इसके बाद आ जाओ नीचे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक मैनोस्फेयर। तो मैनोस्फेयर ये जो टर्म है ना, ये टर्म एक्चुअली में उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो अपने आप को मेंस स्पेसेस बोलते हैं। मतलब कि ये लोग जो है ना असल में टॉक्सिक और नैरो डेफिनेशन है मैस्कुलिनिटी की। ठीक है, इनके हिसाब से एक रियल मैन जो है वो होता है जो अपने इमोशंस को सप्रेस करे, रोए धोए ना, पैसे और मटेरियल वेल्थ अक्यूमुलेट करे, अपनी बॉडी और लुक्स को मेंटेन करे, और सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है विमेन पर या उनसे जो नीचे थोड़े वीक लोग हैं उन पर अपना डोमिनेंस बना के रखे। समझ में आ गया? तो ये इस टाइप के लोगों को मैनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये जो कम्युनिटी है ना, ये कम्युनिटी एक रिजिड और अग्रेसिव मैस्कुलिनिटी मॉडल को ग्लोरीफाई करता है, उसको काफ़ी अच्छा दिखाता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ है। तो इस चीज़ को मैनोस्फेयर बोला गया है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, यूनाइटेड नेशन विमेन, ठीक है, इन्होंने रिसेंटली वार्निंग दी है कि एक ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटीज़ जिसे कलेक्टिवली मैनोस्फेयर कहा जाता है, वो जेंडर इक्वालिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट जो है बन रहा है। इस वजह से न्यूज़ में है। अब इस तरीके की जो मैनोस्फेयर कम्युनिटी है, इस तरीके का जो माइंडसेट है जो लोगों के बीच में डेवलप होता है, वो क्यों होता है? सबसे
सबसे पहला तो इंक्रीज एक्सेस टू इंटरनेट। आजकल सबके पास इंटरनेट है, बहुत इजीली अवेलेबल है और इंटरनेट पे कई सारा भर भर के इस तरीके का कंटेंट भी है। समझ में आ गया? जो मैनोस्फेयर इन्फ्लुएंसर्स है, जो अपने आप को लाइफस्टाइल कोच बताकर यंग माइंडसेट को अट्रैक्ट करते हैं, और जो एल्गोरिथम है वो कुछ इस तरीके का ही है कि आप एक बार जो कंटेंट देखोगे आप वही उसी कंटेंट पे वापस 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 आपको दिखता जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके का आपका माइंडसेट जो है एट द एंड में बन जाएगा। इसका नतीजा ये है कि जो मिसोजिनी है वो इंक्रीज हो रहा है, विमेन के खिलाफ या वीक जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है ऑनलाइन वायलेंस हमें देखने को मिलता है। नॉर्मलाइज वायलेंस है कि हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो होना चाहिए, और जेंडर इक्वालिटी का रिवर्स हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ ही मेन की जो हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट होता है इसका, जैसे डिप्रेशन हो गया, रिस्की बिहेवियर हो गया, सुसाइडल टेंडेंसीज हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें देखने को मिल रही हैं। ये एक बार आप लोग रीड कर लेना। इसके बाद इसका नेगेटिव इंपैक्ट जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इंक्रीज है मिसोजिनी, नॉर्मलाइज समझने की वायलेंस इस तरीके का होना चाहिए, मेन की हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, रिवर्सिंग कर रहा है जेंडर इक्वालिटी को, ऑनलाइन वायलेंस जो है उसका रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है। नाउ अब वर्ल्ड वाइड ना इसको टैकल करने के लिए कई सारी चीज़ें, जैसे कि वर्ल्ड में बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995, सिमिलरली यूनाइटेड नेशन विमेन के इनिशिएटिव्स हैं, फिर आपके मेकिंग ऑल स्पेसेस सेफ इनिशिएटिव है, फिर आपका EU डिजिटल सर्विसेज एक्ट है। ये सारे ही ये जो मैनोस्फेयर, ये जो माइंडसेट क्रिएट हो रहा है, कम्युनिटी क्रिएट हो रही है ना, उनको मतलब मेंटली उनको सिखाने के लिए कि ये चीज़ें गलत है, आपको इस तरीके का वो नहीं करना चाहिए, एक बैलेंस लाइफस्टाइल करना चाहिए, स्टीरियोटिपिकल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। समझ में आया कि आप लड़के हो आप यही करोगे, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, आपको डोमिनेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया में भी कई सारे ऐसे एक्ट है जो इस चीज़ से डील करते हैं। तो बेसिकली अगर हमको इस प्रॉब्लम से टैकल करना है तो हमें एक स्ट्रॉन्गर लीगल फ्रेमवर्क, जैसे यूके का ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट है, एजुकेशन एंड मीडिया लिटरेसी बिल्ड रिसाइलेंस है, इनको हमें बनाना पड़ेगा और एजुकेशन एज प्रिवेंशन की तरह यूज़ करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही उनको सही रास्ता हो, हार्मफुल कंटेंट ना वो लोग कंज्यूम करें, ये सारी चीज़ें हमें मेक श्योर करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो ये एक बार आप लोग रीड कर लेना, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, विमेन इन आर्म्ड फोर्स। तो ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि पहली बार NDA से, नेशनल डिफेंस अकेडमी से 17 फीमेल कैडेट्स जो है ग्रेजुएट हुई हैं। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने विमेन कैंडिडेट्स के लिए NDA जो है एंट्री उनके लिए ओपन कर दिया था। पहले ये सिर्फ मेल कैडेट्स के लिए था, तब से विमेन को आर्म्ड फोर्सेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की डायरेक्शन मिली है। और अब इसका हिस्टोरिक रिजल्ट ये है कि फर्स्ट एवर बैच जो है ना ऑफिशियली पास आउट हो गया है। ये जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक लैंडमार्क स्टेप जो है ये माना जा रहा है डिफेंस सर्विसेज में। ठीक है, नाउ अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है विमेन को आर्म्ड फोर्सेज में डालने का? तो आर्म्ड फोर्सेज में विमेन की जो प्रेजेंस है ना काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी को रीइंफोर्स करता है। आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 के थ्रू जो हमने इक्वल राइट्स, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इनको इंश्योर करता है, जिससे डिफेंस स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा इंक्लूसिव और मतलब बहुत जस्टिशिएबल बन जाता है। ऑपरेशनली भी विमेन एक बड़ा टैलेंट पूल लाती है जो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, डिसीजन मेकिंग इनको डाइवर्स और इफेक्टिव बनाता है। उनका प्रोफेशनलिज्म, कॉम्बैट और सपोर्ट जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ता है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में था। हमारी सोफिया कुरैशी कर्नल जो थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो थी, उनका लीडरशिप रोल हमने देखा। साथ ही विमेन का ह्यूमैनिटेरियन रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना, कॉन्फ्लिक्ट जोन में हार्ट एंड माइंड जीतने के लिए उनकी प्रेजेंस और कल्चरल बैरियर तोड़ने में मदद करता है काफ़ी, जो कभी कभी मेल सोल्जर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। समझ में आया? तो ये सिग्निफिकेंस है। आप ये मत समझना कि मैंने आप छोड़ रही हूँ या जल्दी जल्दी समझा रही हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ रही हूँ, मैं सारा आपको समझा रही हूँ। मेरे समझाने के बाद आप एक बार रीड करना, मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। ठीक है, आपको सब समझ आ जाएगा। इसके बाद स्टेप्स टेकन टू इंक्रीज विमेन पार्टिसिपेशन इन आर्म्ड फोर्सेज। अब पहले ऐसे क्या स्टेप्स लिए गए हैं जैसे विमेन का पार्टिसिपेशन आर्म्ड फोर्सेज में बढ़े? तो विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आर्म्ड फोर्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले तो पॉलिसी लेवल पर बात करते हैं। तो पॉलिसी लेवल पर विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिल रहा है, 11 आर्म्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, डेंटल कॉर्प्स, नर्सिंग सर्विस, इनके अलावा जो पहले लिमिटेड था। समझ में आ गया? साथ ही विमेन को अग्निवीर के रूप में रिक्रूट किया जा रहा है। पहले उनकी ट्रेनिंग और सिलेक्शन स्टैंडर्ड्स में मेन के इक्वल राइट रखे गए हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में आर्मी एविएशन कॉर्प्स ने 2021 से विमेन को पायलट बनाने की परमिशन दी है, और अब विमेन को नेवल वॉरशिप पर भी पोस्ट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग नेविगेशन ऑफिसर्स जैसे क्रूशियल रोल्स जो है वो सारे। इसके अलावा आउटरीच और सपोर्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स का दिशा सेल ऑल इंडिया कैंपेन और मोटिवेशनल टॉक्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करना है, ताकि यंग विमेन जो है डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सके, इंस्पायर हो सके। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था।
इसके साथ है इसके बाद चैलेंजेस फॉर विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। तो हमें अब आर्म्ड फोर्सेस में विमेन को लेके क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो विमेन इन जो आर्म्ड फोर्सेस में उनको अभी भी कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला इशू है जेंडर बायस और सोसाइटल जो एटीट्यूड है वो, जहाँ पे कुछ लोगों को अभी भी विमेन की लीडरशिप या कॉम्बैट रोल्स जो है उनमें कैपेबिलिटी पर डाउट रहता है, जिसकी वजह से अंडर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट भी प्रॉब्लम है। रिमोट या कॉम्बैट जोन्स जैसे कि आपके सियाचिन हो गए या सबमरीन्स में जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटीज जो है उसकी कमी है। तीसरा ये कॉम्बैट रोल्स की जो हाई फिजिकल डिमांड्स और ट्रेनिंग गैप्स जो है वो कंसर्न क्रिएट करता है, जिसमें प्रेगनेंसी और कस्टमाइज ट्रेनिंग का भी इशू जो है उठता है। और फाइनली वर्क लाइफ बैलेंस का भी चैलेंज है, क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और लॉन्ग पोस्टिंग जो है फैमिली स्पेशली जो विमेन जिनके बच्चे हैं उन ऑफिसर्स के लिए पर्सनल स्ट्रगल जो है थोड़ा सा ये बढ़ा देता है। क्लियर है। नाउ जैसे जैसे मॉडर्न वॉरफेयर में फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और अडेप्टेबिलिटी की डिमांड बढ़ रही है ना, इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि रोल स्पेसिफिक फिटनेस स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करना, जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रमोट करना, हैरेसमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना। अगर ये रिफॉर्म्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो जाएं तो विमेन ऑफिसर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डाइवर्सिटी और ओवरऑल डिफेंस कैपेबिलिटी को और ज्यादा सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथ करेगा। क्लियर है ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्लोबल टबैको एपिडेमिक 2025। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली 10th रिपोर्ट ग्लोबल टबैको एपिडेमिक 2025 ये रिलीज की है। की फाइंडिंग्स क्या है? सबसे पहले तो WHO एम्पावर मेजर्स, यानी कि WHO के एम्पावर मेजर्स यानी कि मॉनिटर, प्रोटेक्ट, ऑफर हेल्प, वार्न, एनफोर्स, रेज टैक्सेस, ये है आपका एम्पावर का मतलब। ठीक है, ये 2017 से 155 कंट्रीज में इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिससे 6.1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस जो है लार्ज ग्राफिक हेल्थ वार्निंग सिगरेट पैकेजेस पर दिखाना, उनमें हुआ है। इंडिया ने मास मीडिया कैंपेन्स और जो आपके टैब्स है टोबैको एडवर्टाइजिंग प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप रेगुलेशन इंप्लीमेंट करके टोबैको प्रमोशन को कम किया है और पहली कंट्री बनी है जो डिजिटल स्ट्रीमिंग कंटेंट पर भी टोबैको कंट्रोल अप्लाई कर रही है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें उतने अच्छे तरीके से कंट्रोल जो है नहीं पाया गया है, अभी भी उसकी ज़रूरत है। हमें ओवर 7 मिलियन डेथ जो है टबैको रिलेटेड इश्यूज, टबैको रिलेटेड डिजीज से देखने को मिलती है। तो इन पे हमें थोड़ा सा काम करने की और ज़रूरत है। अब थोड़ा सा टबैको के बारे में समझते हैं। ये आपका ना प्री में बन सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो टबैको बेसिकली एक आपका प्लांट है जिसमें 60+ स्पीशीज़ हैं, जिसमें कॉमनली आपका एन टबैकम एंड एन रेस्टिका ये जो है ये कल्टिवेट किए जाते हैं। ये नाइटशेड फैमिली का मेंबर है। ओरिजिनली साउथ अमेरिका का इंडिजीनियस प्लांट है। ये आपसे पूछा जा सकता है। टबैको को ग्रो करने के लिए 90 से लेके 120 दिन का फ्रॉस्ट फ्री पीरियड और 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर, इसमें ड्राई हार्वेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है। सॉइल में सैंडी या सैंडी लॉम प्रेफर किया जाता है, लेकिन वाटर लॉगिंग जो है अवॉइड करना ज़रूरी है और सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। रेनफॉल जो है आपका 500 से 120 mm के बीच होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इंडिया आपका टबैको का वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको ब्राज़ील के बाद। ठीक है, मेजर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? गुजरात, AP, UP, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड बिहार। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये आपसे इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है। नाउ इसके अलावा वेरियस स्टेप टेकन टू टैकल टबैको एपिडेमिक। अब टबैको रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ग्लोबली और इंडिया में, दोनों लेवल पे समझेंगे। तो ग्लोबली तो आपका WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल, WHO का अपने फ्रेमवर्क है जो टबैको कंट्रोल पे काम करते हैं, जिससे 180+ कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है। इंडिया 2005 से इसका मेंबर है। इंडिया में भी सिमिलरली सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट ये हो गए, सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट 2019। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ इनका नाम लिख देना, दैट इज मोर देन इनफ। नाउ टबैको एपिडेमिक जो है ना उसको इफेक्टिवली टैकल करने के लिए रॉबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। टबैको टैक्सेशन और प्राइजेस का बढ़ना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन के साथ एक स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, अवेयरनेस कैंपेन्स, ये सब चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टबैको इंडस्ट्री को थोड़ा उसमें इंटरफेरेंस करना, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सारे ही मेजर्स से टबैको का जो यूज़ है वो कम होगा, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होगी और टबैको रिलेटेड डेथ जो है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है,
इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ग्लोबल जेंडर गैप 2025, इसको रिलीज किया गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, इस वजह से न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये जो आपका इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप, इस चीज़ को ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2006 में इंट्रोड्यूस किया था ताकि कंट्रीज़ के जो जेंडर पैरिटी प्रोग्रेस है उसको बेंचमार्क किया जा सके। ये इंडेक्स 4 डायमेंशंस पर फोकस करता है आपका। पहला है आपका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, दूसरा एजुकेशन, तीसरा हेल्थ एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। समझ में आ गया? जेंडर गैप का मतलब है विमेन और मेन के बीच का डिफरेंस सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल या इकोनॉमिक अटेनमेंट्स और एटीट्यूड्स में। समझ में आ गया? इंडेक्स में पैरिटी स्कोर जो है आपका 1 का मतलब होता है फुल इक्वालिटी और 0 का मतलब होता है कंप्लीट इनइक्वालिटी। तो ये है इसका पूरा सिनेरियो। इसके बाद आ जाओ अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 148 कंट्री में से 131 रैंक पर है, स्लाइटली थोड़ा स्लाई अप हुआ है। 2024 में 129 रैंक पे था, लेकिन स्कोर आपका इंप्रूव होकर 0.644 हो गया है। 2024 में 0.641 था। साउथ एशिया में बांग्लादेश बेस्ट परफॉर्मर बना है आपका, 75 रैंक्स जंप करके 24th ग्लोबली बन चुका है। नेपाल 125 पे, श्रीलंका 130 पे और भूटान 119 रैंक पर है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर आइसलैंड जो है 16th कॉन्जिक्यूटिव ईयर जो है उसका रहा है टॉप रैंक में, फॉलोड बाय फिनलैंड, नॉर्वे, यूके, न्यूजीलैंड। ओवरऑल जो ग्लोबल एवरेज जेंडर गैप है अभी भी 30% से ऊपर है और अभी तक कोई इकोनॉमी फुल जेंडर पैरिटी अचीव नहीं कर पाई है। एस्टिमेट्स के मुताबिक जो है ग्लोबली फुल पैरिटी अचीव करने में अभी भी 123 ईयर्स हमें लग जाएंगे। ठीक है, तो ये है पूरा सिनेरियो। नाउ मेजर चैलेंजेस फॉर इंडिया टू अचीविंग जेंडर पैरिटी। तो इंडिया के लिए जेंडर पैरिटी अचीव करना सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ हो गया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, इन डायमेंशन में चैलेंजेस फेस करता है। सोशली अगर बात की जाए तो फीमेल्स के लिए फीमेल्स लिटरेसी रेट जो है हमारा अभी भी 65.46 है, वेयर एज मेल्स लिटरेसी रेट 82.14 है। चाइल्ड मैरिजेस जो है आपके 23.3% प्रिवलेंट है और 2019 से 2021 के बीच 13.13 लाख से ज़्यादा विमेन गर्ल मिसिंग हुई हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक पेट्रियार्कल नॉर्म्स, कास्ट, रीजनल और ट्राइबल इनइक्वालिटीज़ भी चैलेंज है। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। विमेन सुसाइड डेथ जो है 2014 से 2020 में आपका कुछ 4.6% इंक्रीज हुआ और डिजिटल डिवाइड में भी आपका 33% जो है विमेन इंटरनेट यूज़ करते हैं वर्सेस 57% जो है मेन यूज़ करते हैं। इकोनॉमिकली अगर बात की जाए तो विमेन का अनपेड केयर वर्क जीडीपी का 3.1% कंट्रीब्यूट करता है, मेन का 0.4% और 97% विमेन वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, मोस्टली एग्रीकल्चर। और हेल्थ चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो हेल्थ चैलेंजेस में 15 से लेकर 49 एज ग्रुप में 57% विमेन को क्या है, अनीमिया है और मटर्नल मोर्टालिटी रेशियो जो है वो 97 है। WHO का टारगेट जो है वो लेस देन 70% होना चाहिए 2030 तक। और 50 मिलियन वीमेंस जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो उससे सफ़र करती हैं और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे वो विमेन को एम्पावर कर सके, जैसे कि आपका नारी शक्ति वंदन अभियान है, पोषण अभियान है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, फिर आपका वन स्टॉप सेंटर है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ विमेन हेल्पलाइन है। तो ये सारे ही इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम लिए हैं ताकि विमेन का पार्टिसिपेशन, विमेन को एम्पावर किया जा सके। ठीक है, लेकिन इतने इनिशिएटिव्स, इन सारी चीज़ों के बाद भी इंडिया को जेंडर पैरिटी इंप्रूव करने के लिए और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, जैसे विमेन की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना, लीडरशिप पाइपलाइन स्ट्रेंथन करना, स्किल्स टू वर्क ट्रांजिशन इंप्रूव करना, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना। तो ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है, तब जाके विमेन पार्टिसिपेशन को हम और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। नाउ इसके बाद है हमारे पास न्यूज़ इन शॉर्ट्स। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें 5 टोटल छोटी छोटी न्यूज़ेज़ हैं और ये न्यूज़ेज़ नहीं है, ये रिपोर्ट है कि उस रिपोर्ट को किस बॉडी ने रिलीज़ किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। दैट्स इट। ये देखो 5 है, जैसे कि पहला तो है WHO रिपोर्ट ऑन सोशल कनेक्शन। ये WHO ने रिलीज़ किया है, इसका नाम क्या है, फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन चार्टिंग अ पाथ टू
हेल्दियर सोसाइटीज़, ठीक है। बेसिकली ये बताता है कि किस तरीके से आप मतलब सोशल डिसकनेक्शन जो है, यानी कि अपने रिलेशनशिप जैसे अपने नेबर्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बिल्ड ना करना या उनको मेंटेन ना करना, ये किस तरीके से किसी भी इंसान को डिप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद दूसरा है हमारा परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स, ये 2.0, ये किसने लॉन्च किया ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली ये बताता है कि कौन से स्टेट हैं जो सही परफॉर्म कर रहे हैं, और ये कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं, ये आप लोग एक बार रीड करना। इसके बाद है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, अगेन किसने इसको रिलीज किया है ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग 2024 रिपोर्ट ये, एंड नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल ये, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे हैं, आपको समझ में आ जाएंगे, और ना आए समझ में तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। कोई डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी इसके नोट्स की टेंशन आप मत लो, इसके शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे बहुत ही जल्द। और अगर आपको इकोनॉमी के नोट्स चाहिए तो सारी वीडियोस पे कमेंट करना, लाइक करना, मैं पक्का आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और बहुत जल्द मैं एक अपडेट वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको कब हम लोग इकोनॉमी के रिमेनिंग लेक्चर्स पूरे करेंगे, कैसे हम लोग जुलाई की मैगजीन कंप्लीट करने वाले हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।